वेलकम बैक। और हम बात करें महंगाई पर कि हर चीज़ की कीमतें रोज़ पर रोज़ बढ़ती जा रही हैं। इसी वजह से अखराजात आमदनी से ज़्यादा हैं और अवामी ज़िंदगी वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा की अमली तस्वीर बनी हुई है। एक ही ख़ानदान का घरेलू बजट बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया और चीज़ें मैनेज करना हद से ज़्यादा दिक्कत तलब काम बन चुका है। जबकि रोज़मर्रा के बजट की मनसूबाबंदी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी आमदनी को कैसे मुनज़्ज़म करें, फजूल खर्ची से कैसे बचें और बचत भी कर सकें। इस तरह हम माली मुश्किलात से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसी पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे गेस्ट आबिद सुलहरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बजट के हवाले से बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। आबिद साहब, आप बताइएगा, महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम शहरी की जिंदगी के किस पहलू पर पड़ रहा है? आबिद साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी जी जी, बजटिंग के हवाले से बताइए, क्या बजट बनाना वाकई जरूरी है और आम आदमी से कैसे मैनेज कर सकता है? जी आपने देखिए इस वक्त महंगाई तो फिनोमेना है, लेकिन आपको पुरानी वक्त जो है तो जब भी हम महंगाई की बात करते हैं कि अपनी चादर देख के पांव फैलाए जाए, और ये बहुत पुरानी बात है। इसका मतलब ये है कि हर दौर में ये चीज जो थी ये मुसलमा थी कि आपको अपनी आमदनी के हिसाब से अपने अखराजात जो हैं वो टेलर करने हैं। इसी जमाने में तो शायद इसका मतलब ये था कि आप असराफ से गुरेज करें, बहुत ज्यादा जो है वो खर्चा ना करें। लेकिन अब आज अगर हम देखें तो शायद वो जो आमदनी होती है उसमें वो खर्चा पूरा हो ही नहीं सकता है। अब आमदनी बढ़ना या महंगाई को कम करना ये तो शायद एक जो हमारा सार्फिन है या घरेलू बजट बनाते वक्त वो नहीं उनके काबू में। लेकिन एक चीज जो वो कर सकते हैं वो ये है कि अपनी जरूरियात के मुताबिक वो सिर्फ स्पेंडिंग करें। आपको याद होगा कि हमारी जब बुजुर्गों के जमाने में नानियां दादियां वो एक लिस्ट बना कर दिया करती थी कि इतनी चीनी ले आओ, इतना आटा ले आओ। आप ड्राइव करने जाते थे तो ये नहीं होता था कि शेल्फ पे जो कुछ है वो अपनी मर्जी से उतार के रखते जाएं, बल्कि आपको एक पूरी लिस्ट मिलती थी और आप वही लिस्ट के मुताबिक सौदा लेके आते थे, जिससे कि पूरा महीना जो है वो चलता था या हफ्ता चलता था। एक तो वो ट्रेंड जो है वो खत्म होता जा रहा है और लोग देखते हैं कि आप रैंडम जाते हैं, कहीं भी आप स्टॉप करते हैं और अपनी बसात के मुताबिक जो चीज नहीं भी चाहिए होती है वो उठा के घर पे ले आते हैं। दूसरा, अगर इसको मैं देखता हूँ तो अगेन अगर हम आज से 30 साल पहले देखें तो शायद ये जो ईटिंग आउट और डाइनिंग आउट का जो था रुझान और ये टेक अवेज ऑर्डर करना और घर पे फूड मंगवाना, ये जो है साल में शायद चंद बार ही होता था। लेकिन अब जो अगेन अपने अपने बजट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनका के ज्यादा इस वक्त गुजारा ही फास्ट फूड पे है, तो आप देखेंगे कि वो फास्ट फूड की तरफ मुब्तला हुए चले जाते हैं। और जब हम अपने लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स को देखते हैं, अभी भी यकीनन बहुत से जगहों पे वो राइज है। एक सिस्टम होता था जिसको कमेटी सिस्टम कहा जाता था, जी जी, जिसमें के जो जी बहुत से खवातीन मैंने देखा है कि कमेटी डालती भी हैं, लेकिन इज इट सेफ इस तरह से क्या पैसे एक जगह जमा करके रखना, वो भी बहुत सारे लोगों की पैसों की जिम्मेदारी भी ले लेना, क्या ये सेफ है? ये तो ट्रस्ट पे है ना। जाहिर है कि अगर हम 6 लोग कमेटी को डाल रहे होंगे तो बाकी 5 जो होंगे वो जब तक ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे और जो भी उसमें पॉइंट होती हैं जो कि क्लिक कर रही होती है, तो जाहिर है कि उनका एक ट्रस्ट होता है, लोगों का उन पे ट्रस्ट होता है, उनका लोगों पे ट्रस्ट होता है। तो यही वजह है कभी भी लेकिन जाहिर है ट्रस्ट करती हैं तभी वो पैसे देके कमेटी डाल रही होती हैं, लेकिन ये तरीका सेफ है क्या? क्योंकि इस तरह से तो चोरी होने का भी तो खर्चा है और इस तरह से अगर आपकी वो पैसे चोरी हो जाएं तो ना सिर्फ आपकी अपने पैसों से जाते हैं बल्कि बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट भी होता है इसमें। और अब तो ये कमेटी जो है, अब तो ये कमेटी मोबाइल वॉलेट पे डाली जा सकते हैं। अच्छा, रास्त अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट, अब आपको जरूरी नहीं कि वो सारा पैसा आपके घर पे पड़ा हो। अच्छा, और उससे जो कमेटी डालने वाले जो कंट्रीब्यूटर हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनिक रिसीप्ट भी ऑटोमेटिकली आती चली जाएगी। अच्छा, तो अगर
अगर मैं आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ या आप मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए, हमने कमेटी डाली है, तो जाहिर है कि जब आप सेंड करेंगी अपने अगर हम इसको बहुत नीचे भी ले जाए, इजी पैसा और जो बहुत से टेलकोस के जो है, अगर हम उस लेवल पे भी ले आते हैं तो आपको एक वो रसीद तो आती है फोन पे मैसेज में कि आपके इतने पैसे जो हैं वो शिफ्ट हो गए, इतने पैसे ट्रांसफर हो गए। तो इसमें कैश से डील करने की जरूरत जो है वो खत्म हो जाती है। एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है जो परचून की कीमतें और होलसेल की कीमतों में जो फर्क होता है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हूँ। इस्लामाबाद के जो कीमतें हैं स्पेशली सब्जी और फलों की, वो सेक्टर्स के हिसाब से हैं। आप जितने महंगे सेक्टर में जाते जाएंगे उतना महंगा मिलता जाएगा। और अगर हम थोड़ी सी तकलीफ करके पीर बधाई जो कि इस्लामाबाद का जो है होलसेल सब्जी और फलों की मार्केट है, वहां पे चले जाते हैं, तो ये विद इन इस्लामाबाद और ये जो मंडी की कीमत है, इसमें ढेर सारा फर्क होता है। और यकीनन ये वो फर्क है जिसको कि कंज्यूमर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो महंगाई है, बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि शायद हमारे मेरे आपके या किसी भी घराने के कंट्रोल से बाहर है। अगर तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो ये वो चीजें हैं जो कि शायद मैं या आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जी अच्छा, ये जो नेशनल सेविंग अकाउंट्स होते हैं और इस तरह के सेविंग पॉलिसीज होती हैं, क्या ये अच्छा मुनाफा दे रही हैं? अच्छा, और इन यहाँ पर ऐसी जगहों से फिर आपको प्रॉफिट लेना, इज इट वर्थ वाइल? देखिए, ये आज से कुछ माह पहले तक, जब तक इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे, 22% पे थे, तब तक तो ये काफी रीजनेबल इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिल रहा था। अब चूंकि स्टेट बैंक का मार्कअप जो है बेंचमार्क पे वो कम हो गया, 11% पे आ गया, तो जाहिर है कि सार्फिन को भी जो है उस पर प्रॉफिट कम पड़ेगा। लेकिन असल जो इस वक्त चीज है वो यही है कि हमारे पास कुछ ना कुछ एक जो कुछ ही गर्मी के लिए, खुदा खास्ता कोई इमरजेंसी जरूरत के लिए कुछ बचा हुआ जो है वो जरूर होना चाहिए। वो किसी भी तरह से हो, खा वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वो उसमें है, वो बैंक में पड़े हैं, वो किसी कमेटी में पड़े हैं, वो आप जैसे भी जमा कर रहे हैं, घर में ही एक साइड पे हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जो है वो अलहदा रखते जा रहे हैं। ये हमारे पास कोई ना कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक और जो मैंने आजकल ये जो क्रिप्टो और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कितनी इफेक्टिव है और इससे क्या हमें आगे चल के बेहतरी के मौके हैं? क्रिप्टो को तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा जब तक आपके पास इसका पूरा नॉलेज ना हो, जब तक पाकिस्तान में इसका अभी लीगलाइज होने में भी कोई मसले हैं इसके? अभी उसका वो अनाउंसमेंट होगी, लेकिन जाहिर है कि जो टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, वो हो रही है, तो उस पर तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। गोल्ड अगर सताहत है तो उसको देखा जा सकता है। अब लेकिन आबिद साहब, यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है ना, जैसे बहुत से इदारे हैं वहाँ पर तो तनख्वाह ही महीने 2 महीने बाद आ रही होती है, तो उसमें कैसे बजट मैनेज करें? और फिर जब जाहिर है वो तनख्वाह इतनी लेट आती है तो सेविंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरह से बजट मैनेज कर सकते हैं? ये यकीनन एक लम्हा फिक्री है और यही वो वजह है कि अगर आपको आज से चंद हफ्ते पहले की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपकी नजर से गुजरी हो, जिसमें उन्होंने सतह गुर्बत जो है एक तो उसको रीडिफाइन किया। अब जो हमारे जैसे मुल्कों के लिए सतह गुर्बत वो $4.20 है। अब $4.20 अगर आज के हिसाब से मैं देखता हूँ तो तकरीबन ये 1100 रुपया पर डे पर पर्सन बनता है। यानी कि तकरीबन ये 33,000 रुपया, 33 से 35,000 मिनिमम सैलरी अगर है तो वो सतह गुर्बत के तकरीबन उससे रह रहे होते हैं। तो और अगर हमारी आधी से ज्यादा आबादी, तकरीबन 42%, ऑलमोस्ट निस्फ आबादी अगर इस इनकम पे गुजारा कर रही है, तो आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि वहां पे सेविंग कैसे की जाए। लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारी कौम की रेजिलियंस और माशाल्लाह जो एक कोपिंग पावर है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ कि अगर
मुझे चूंकि इंडिया जाने का काफी इत्तेफाक होता है, जो वहाँ पे होमलेस लोग जिनके घर पे सर पे ना ठिकाना है ना जॉब है, आपको लाखों की तादाद में दिल्ली और बॉम्बे और बड़े शहरों में लोग जो है फुटपाथ पर सोते नजर आते हैं। पाकिस्तान में शुक्र है कि वो चीज नहीं है। यहाँ पे जो इनफॉर्मल फिलैंथ्रोपी है वो भी है। यहाँ पे जो आपका इनफॉर्मल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसमें के दोस्त अहबाब, अजीजो अकारब, और अगर कहीं पे कोई प्राइवेट पर्सन के पास कहीं पे एम्प्लॉयड है, किसी घर में एम्प्लॉयड है, तो वो जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो बहुत सी चीजों का ख्याल रख रहा होता है। ये सिस्टम जो है ये मौजूद है। इसी तरह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो किसी की जिसकी इनकम ज्यादा है उसको बड़ी थोड़ी सी रकम वो लगती हो, लेकिन अगर आप देखें तो उसको जिस इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक उसकी अमाउंट में इजाफा किया जा रहा है बाकायदगी से। अगर किसी की टोटल इनकम 33,000 है घराने की, और उसको जो है अपनी इनकम का कोई 15-20% जो है वो पर मंथ एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो गया, तो उनके लिए ये काफी बड़ी रकम जो है वो तस्वर होती है और गिनी जाती है। तो वो सोशल प्रोटेक्शन किया गया है। मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बचत जो है इस तरह के घरानों के लिए, लोअर मिडिल इनकम और लोअर इनकम घरानों के लिए, वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना है। ये तालीम है जो कि आपको एक नस्ल को जो है उसको मोबिलिटी देती है दूसरी नस्ल पे। जितना आप तालीम याफ्ता होते हैं उतना आपके पास आगे बढ़ने के मौके बढ़ते हैं, और हुकूमतों को भी और जो भी साहब सरवत इस जो है वो मदद करना चाह रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द जो इस फैमिलीज हैं जिनका कि शायद गुजारा नहीं हो पाता उनकी आमदनी में, तो सबसे बेहतर जो सकता है वो उनके बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को अगर पढ़ा दिया जाए तो यकीनन हम उनकी नस्ल संवार रहे हो। इसकी तरफ भी हमें फोकस करना होगा। जी अच्छा, जैसे एक स्टेबल इनकम फॉर एग्जांपल आप कितनी समझते हैं? अगर 70 या 80 हज़ार भी किसी की तनख्वाह है और वो अपना घर, राशन, सब चीज़ें मैनेज करके चल रहा है, लेकिन आ जाती है अचानक बीमारी, कोई परेशानी या खुशी या गम, कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे में एकदम से बजट आउट हो जाता है, उसको फिर वो किस तरह से मैनेज कर सकता है? उसके लिए इसीलिए तो हम बात कर रहे थे ना कि आपके पास कुछ ना कुछ रकम जो है थोड़ी हो या ज्यादा हो वो अपने पास जरूर बचा के लेकिन एक इनकम जिसके 80-90 हज़ार में मेरे ख्याल में यहाँ पर बचत होती नजर नहीं आती आजकल के हालात में। उस पर जाहिर है कि बदकिस्मती से फिर वहाँ पे हमने देखा है कि लोग सैलरी एडवांस ले रहे होते हैं, लोग अपने अजीजों कारब से उधार ले रहे होते हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड या कोई और चीज है वो उस पर स्पेंड कर रहे होते हैं। एक कॉपिंग मैकेनिज्म तो बनता है जो कि फिर आने वाले महीनों में जब आपके उधार लेते हैं तो जाहिर आपको वापस भी करना है, तो आने वाले महीनों के लिए वो एक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो तो रहता है। बदकिस्मती से ये एक ऐसा आदमी है जिसका जवाब ना आप दे पाएंगी ना मेरे पास होगा कि इतनी कम आमदनी में गुजारा जो है वो कैसे किया जाए। और फिर ना सिर्फ कम आमदनी बल्कि तनख्वाहें जो लेट होने का इशू है उसकी वजह से उस कम आमदनी को भी मजीद मुश्किल बना देते हैं सर्वाइवल। ये तो और ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अगर बिल्कुल जो है गुर्बत से नीचे हूँ तो शायद मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तक एक्सेस कर सकूँ, बैतुल माल पे जा सकूँ, कोई ज़कात पे जा सकूँ, लेकिन इस तरह के जो एम्प्लॉयड केसेस हैं जिसमें के अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है लेकिन 2-2 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती, तो अपनी सफेद पोशी भी उन्होंने धर्म भी बरकरार रखना है। और वो कोई ऐसा कारोबार करने की आप सजेशन दे सकते हैं कि अपने जॉब के साथ साथ दूसरा ऐसा क्या काम किया जा सकता है कि जिससे हम अगर तनख्वाहें लेट आएँ तो उस दौरान में कुछ गुजारा हो सके? देखिए मैं सजेशन नहीं दे रहा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर आप अपने रिपोर्टर या कैमरामैन से एक सर्वे करवा के देख लीजिए, तो अक्सर इस वक्त पाकिस्तान में लोग जो हैं वो एक से ज्यादा जॉब्स कर रहे हैं इस तरह के जो केसेस हैं। तो अगर वो दिन को ऑफिस में है तो रात को वो
कहीं पे या राइडर हैं या वो बाइकिया चला रहे हैं या ये जो बहुत सी अब आपको ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज हैं, इस पे कहीं आपको काम करते नजर आ रहे होंगे, जिसमें कि उनके पास एक इंडिपेंडेंस होती है कि वो अपने बात खुद होते हैं, अपनी मर्जी से जब चाहे शुरू कर दिया, जब चाहे उसको खत्म कर दिया। तो ये हम ये भी कह रहे हैं कि इसको क्या करना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि वो जिनकी तनख्वाह 50, 60, 70 हज़ार रुपये है, वो किस तरह से महीना पूरा कर रहे हैं। तो आपको उनकी सारी स्ट्रेटेजी जो है, बहुत सी इनोवेशन जो है वो आपको समझ में आ रही होगी कि माशाल्लाह वो किस तरीके से अपनी रेजिलियंस को भी बरकरार रखे हुए हैं और अपनी इज्जत नफ्स को भी बरकरार रखे हुए हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद सलैरी, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बजटिंग पर और बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली, जिसके बायस हमें लगता है कि अब आने वाले दौर में कोई ना कोई अपनी इनकम के साथ कोई ना कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम भी लाजमी इख्तियार करनी चाहिए, या फिर हमें सेविंग की तरफ भी रुझान रखना चाहिए, ताकि कभी भी ऐसा मौका होता है कि जो माहाना आमदनी है उसमें हम अपनी बजटिंग तो पूरी कर चुके हैं, लेकिन कोई खुशी या गम का मौका आ गया, कोई बीमारी या परेशानी आ गई, इलाज के लिए हमारे पास अलग से पैसे हों, ताकि ये कि हमें किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत या नौबत ना आए। इसी के साथ वक्त ख़त्म हुआ है हमारे शो का, और इंशाल्लाह कल हम दोबारा हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, और जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।